गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 30 मार्च 2022 है, दिन है वेंसडे। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। दोस्तों, आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आज का पहला टॉपिक है एनिमल फार्म। क्वेश्चन मार्क है। दिस वन इज फ्रॉम पायोनियर न्यूज़पेपर। ये आर्टिकल जो है ये सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल के साथ जुड़ा हुआ है जो तिरुवनंतपुरम को कसरगोड के साथ कनेक्ट करेगी और ये दोनों शहरों के बीच में इस ट्रेन के माध्यम से आप सिर्फ 4 आवर्स में पहुंच सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको देख लेते हैं। इसका नाम है सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट और एज यू कैन सी यहाँ पर है केरला के बॉटम में आपको ये तिरुवनंतपुरम देखने को मिलता है और केरला के राइट एट द टॉप में आपको देखने को मिलता है कसारगोड नाम का ये शहर। तो 530 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है। मैक्सिमम स्पीड इसकी होगी 200 किलोमीटर पर आवर। 11 स्टेशंस को कवर करेगी और डेली 80,000 पैसेंजर्स जो हैं वो इस ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। एज यू कैन सी टाइप ऑफ ट्रेन है EMU यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन होगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 64,000 करोड़ रुपीज़। बिलियंस में देखें तो 639 बिलियन रुपीज़ है। कंस्ट्रक्शन के लिए 5 साल लगेंगे और ज़मीन इसके लिए चाहिए 1383 हेक्टर्स और कॉम्पनसेशन जो है वो 134 बिलियन दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है केरला में। 64,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 30,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो छोटे और मीडियम साइज़ के किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम की ज़मीन है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका घर उनको छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ पर केरला की सरकार जो है जब ये ज़मीन टेक ओवर कर लेगी तो ना तो ज़मीन जो है खेतीबाड़ी की ज़मीन जो है तो उसका कोई भी अल्टरनेटिव केरला की सरकार ने प्रोवाइड नहीं किया है, ना तो इसका कोई वादा किया है। राइट। तो अब क्या होगा कि पैसे दिए जाएंगे लेकिन एक किसान जो है उसके लिए ज़मीन से पैसा नहीं है। आप उनको पैसे दे देंगे, फिर वो करेगा क्या, उसका काम क्या करेगा? मीन्स दैट्स द ओनली स्किल दैट पर्सन हैज़। और क्या उतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, क्या वो पैसे जो आप देंगे वो मार्केट प्राइस के पैसे देंगे? द आंसर इज़ नो। सरकार क्या करती है, हमारे देश में आपको पता है 2 प्रकार की प्राइसेस चलती है। एक जो गवर्नमेंट की प्राइस है जिसके ऊपर हम ड्यूटी पे करते हैं। आपने लेट्स से 1 करोड़ का एक फ्लैट लिया तो बिल्डर जो है वो ऐसा नहीं दिखाएगा कि ये 1 करोड़ का फ्लैट है, वो दिखाएगा कि ये 50 लाख रुपीज़ का फ्लैट है और 50 लाख रुपए के फ्लैट पर ही उसका जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा वो तैयार होगा। और क्योंकि 50 लाख का है तो कीमत जो हम जो आप ड्यूटी पे करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी, वो 50 लाख के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है? 1 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, जब सरकार आपकी ज़मीन लेने के लिए आती है तो सरकार अपनी बुक्स देखती है और कहती है कि इस ज़मीन की कीमत जो है लेट्स से 10 लाख रुपए हैं तो हम आपको 10 लाख दे देंगे। लेकिन अगर यही किसान जो है वो ज़मीन मार्केट में बेचने के लिए जाए तो उसको 30 लाख भी मिल सकते हैं, 40 लाख भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। अगर उसको बहुत डेस्परेटली वो चाहिए तो वो 50 लाख रुपए भी दे देगा। तो ये चीज़ तो आई एम श्योर आपको पता ही होगी, ऐसा हमारे देश में चलता है। अब चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो हैं उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी तो 3 गुना प्राइस जो है वो किसानों को पे की जाएगी। अब अगेन रिमेंबर कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो जो जिसको हम कहते हैं जो गवर्नमेंट की बुक में जो ज़मीन की कीमत है उसमें और रियलिटी में 5 टाइम्स 7 टाइम्स उससे भी ज़्यादा कुछ कुछ जगहों पर डिफरेंस होता है। फिर केरला जो है वो एक ऐसा राज्य है जिसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, ऊपर से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़मीन जो है, ऐसे किसी भी देश को आप ले लीजिए जहाँ पर ज़मीन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑफकोर्स क्या होगा, ज़मीन की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और ज़मीन की वैल्यू जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अमेरिका जो है उसमें जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वहाँ पर ज़मीन बहुत ही ज़्यादा है। सेम थिंग गोज़ विथ कनाडा, सेम थिंग गोज़ विथ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत देखिए आप, ऑफ कोर्स भारत एक बड़ा देश है लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है? दुनिया की 18% पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है। तो ज़मीन की कीमत जो है वो बढ़ती ही जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उनको पैसे दे देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ज़मीन का क्या होगा? अब बदले में अगर एरिड और सेमी एरिड ज़मीन दी जाएगी तो ये भी कोई कॉम्पनसेशन जो है आप नहीं गिन सकते। मीन्स हाँ, आपकी
3 बीघा ज़मीन थी और सरकार ने आपको लेट्स से 6 बीघा ज़मीन दे दी, लेकिन आपकी जो 3 बीघा ज़मीन थी वो काफ़ी फर्टाइल लैंड थी, उसके ऊपर आप साल में 3-4 सीजन्स जो हैं क्रॉप की वो निकाल सकते हैं। अब सेमी एरिड और एरिड लैंड दे दी तो हार्डली आप 1-2 सीज़न निकाल पाएंगे, तो ओवरऑल आपकी इनकम जो है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होगा। सबसे दुखदायक बात अगर कोई है तो दैट इज़ कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले अथॉरिटीज़ ने कोई भी सोशल इम्पैक्ट सर्वे नहीं किया है, ऐसा पायोनियर न्यूज़पेपर कहता है। दूसरे भी न्यूज़पेपर्स ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है, एक और न्यूज़पेपर में था, मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, मैं नाम भूल गया न्यूज़पेपर का, लेकिन उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया गया है। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ बिग टॉपिक टू बी क्वाइट क्लियर। और CPIM जो पार्टी है चीफ मिनिस्टर साहब की, या फिर जो गवर्नमेंट है केरला में, जो पार्टी पावर में है, तो इस पार्टी ने अहमदाबाद गुजरात बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अलग अलग जगहों पर पूरे देश में इसका विरोध किया था, डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे और कहा था कि गरीब किसानों के लिए ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट होगा, ये फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऑफ आवर कंट्री। इसी के साथ ये कहा था कि ये इकोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। तो एक ऐसी पार्टी जिसने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का विरोध किया है, आज वही पार्टी जो है वो उस राज्य में जहाँ पर वो रूलिंग पार्टी है, तो वहाँ पर यही पार्टी उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है और ना तो कोई सोशल सर्वे कर रही है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स ने ये कैलकुलेशन लगाया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से जो वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन होगा, इसकी वजह से केरला को 28 लाख करोड़ रुपीस का, पे अटेंशन, ये 28 करोड़ नहीं है, 28 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान जो है वो केरला राज्य को हो सकता है। तो क्या ये कैलकुलेशन जो है, क्या ये फैक्ट जो हैं, क्या इसको कैलकुलेट करके ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। एंड आई होप इसके ऊपर कुछ सरकार सोचेगी। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हु विल पुलिस कॉप्स, यानी कि पुलिस पर कौन नज़र रखेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। एक क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो है ये प्रपोज किया जा रहा है और इसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 जो है इसको रिप्लेस करने की बात जो है वो ये बिल कह रहा है। आपको पता होगा जो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, खास करके USA के क्रिमिनल्स को हम देखते हैं कि वो एक बोर्ड पकड़ कर खड़े रहते हैं, वो पीछे हाइट वाला एक मशीन मीन्स एक दीवार होती है, वहाँ पर हाइट होती है, तो वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, उनकी हाइट नापी जाती है, वेट नापा जाता है, फिर साइड फेस, इस साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, और फिर वो अपना नाम और सारी चीज़ों का बोर्ड जो है वो लेकर खड़े रहते हैं। तो फिर वो जो डेटा है इसको स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई डाउट लगे कि तो इस व्यक्ति की सारी डिटेल्स जो है वो पुलिस के पास रहें। अब ये नया जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो है वो कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन, स्टोरेज और एनालिसिस की बात कर रहा है और इसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स, बायोमेट्रिक्स और फिजिकल मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। किन के? जो कन्विक्ट हैं उनके, जो अरेस्टेड हैं उनके, और जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। तो ऐसे लोगों का ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और इसका कलेक्शन, स्टोरेज और एनालिसिस किया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर बिल हैं इसमें कुछ खामियां हैं। खामियां ये है कि यहाँ पर सिर्फ फिंगर और फुटप्रिंट्स को कलेक्ट किया जाएगा और ये अरेस्टेड कोई व्यक्ति है, किसी को अरेस्ट किया गया तो उसकी फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट्स ली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है तो फिर इसका डेटा स्टोर किया जाएगा, राइट। तो द क्वेश्चन इज कि आप ये डेटा जो हैं वो अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसका करेंगे क्या? अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर उसको डिलीट कर देंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। और कन्विक्टेड लोगों का डेटा जो है वो आप स्टोर करके रखेंगे तो उसका क्या क्या यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी एक बिल में बहुत ज़रूरी है। FBI की बात करें तो FBI जो है वो एडवांस्ड बायोमेट्रिक्स जो हैं वो लोगों के कलेक्ट करती है और यहाँ पर सिर्फ फुटप्रिंट्स की बात चल रही है। तो अगर डेटा कलेक्ट ही करना है तो हमें प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना चाहिए, इज़न्ट इट। दूसरी चीज़ कि ऑफकोर्स ये जो डेटा होता है, ये डेटा क्राइम को फाइट करने के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है और फॉरेंसिक आज के ज़माने में जो फॉरेंसिक साइंस है उसका इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे डिस्कवरी में और नेट जियो में प्रोग्राम्स, आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी तो देखे ही होंगे कि ये डेटा जो है उसके आधार पर फिर क्रिमिनल को
आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो मिलते हैं। तो नो डाउट इस प्रकार का डेटा जो है वो क्राइम को फाइट करने के लिए इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल का जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, इसका इंटेंशन काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन बिल के जो प्रोविजंस हैं ये पूरे इंटेंशन को डिफीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर्स को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इसको कहते हैं कार्टे ब्लैंके। कार्टे ब्लैंके यानी कि आप सैंपल कलेक्शन जो है जिनका चाहे उनका ले सकते हैं। अगर कोई पुलिस स्टेशन में कुछ छोटी बड़ी चीज़ हुई और वहाँ पर आए तो भी आप उनका डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। द थिंग इज़, हमारे देश में क्या है कि प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बिल ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से कम की सज़ा हो रही है, या फिर अगर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन ऐसा केस नहीं है, तो फिर जो व्यक्ति हैं, जो अरेस्टेड व्यक्ति हैं, वो मना कर सकता है कि मैं अपना डेटा जो है वो नहीं दूंगा, ऐसा कह सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा वो पुलिस ऑफिसर के सामने बोल पाएगा? अगर लेट्स से चोरी में कोई पकड़ा गया, मारपीट में कोई पकड़ा गया, ऐसा कुछ भी हुआ, छोटे छोटे ऑफेंसेस जो हैं, तो उसमें वो क्या कह पाएगा कि मैं ऐसा, मीन्स 2 डंडे पड़ेंगे और उसका डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, और चुपचाप, डंडे भी नहीं मारने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ पुलिस वाले अपनी आंख दिखाएंगे और फिर वो मान जाएगा। तो दिस इज़ हाउ प्रैक्टिकली जो ऐसा होता है वो ऐसा, मीन्स मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है ना यहाँ पर। एक अच्छा लेजिस्लेटिव, अगर ये एक अच्छा बिल होता है, उसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की हो सकती थी कि अगर पुलिस जो है वो मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करते हैं और मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का डेटा जो है वो आप कलेक्ट कर लो, भले ही एक व्यक्ति है छोटे छोटे क्राइम्स कर रहा है लेकिन बार बार वो क्राइम कर रहा है, रिपीटेड ऑफेंडर है, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति पुलिस को लगता है तो वो मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए सर या फिर मैडम, ये चीज़ें हैं और इसकी वजह से हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति का डेटा जो है वो हम कलेक्ट करके रखें, क्योंकि ये लेट्स से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर अलग अलग राज्यों में चोरी करने के लिए जाता है या फिर लूट करता है, व्हाटएवर। तो फिर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ये ऐसे व्यक्ति का डेटा होना चाहिए, तो फिर वो परमिशन देते हैं और फिर आप उस व्यक्ति का डेटा कलेक्ट करें, तो ये थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव और लॉजिकल हो जाता है। द बिल हैज सिंपली नॉट प्रोवाइडेड इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ इट्स प्रोविजंस बाय पुलिस टू हैरेस और इम्प्लीकेट इनोसेंट पर्सन्स। यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस जो हैं वो हमें नहीं नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ कि इस बिल में किसी भी प्रकार के हैकिंग की बात नहीं की गई है। अब आज के ज़माने में बाकी सारे क्षेत्रों में जब भी सरकार कोई बिल लेकर आती है, आधार हो या फिर दूसरी चीज़, तो सरकार कहती है कि सिक्योरिटी का ये ख्याल रखा गया है। अब यहाँ पर आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका हैकिंग अगर हो जाएगा तो क्या होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नंबर 1। नंबर 2, हैकिंग ना हो इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, और ये डेटा जो है अगर पुलिस वाले मिसयूज़ करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये कोई भी चीज़ जो है इसमें क्लियर नहीं है। The bill's definition of measurements surpasses biometrics and biological data to offer a wide berth for any other examination referred to in section 53 and 53A of the Criminal Procedure Code। यहाँ पर जो definition है measurements की, तो ये बहुत ही broad measurement हो जाता है या फिर बहुत ही broad definition हो जाती है। तो इसमें ये भी होगा कि लेट्स से अगर नार्को टेस्ट का डेटा कलेक्ट किया जाए, नार्को टेस्ट वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अलाउड नहीं है, मीन्स इसके नार्को टेस्ट के एविडेंस जो हैं वो आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बता दिया है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड रख देते हैं तो इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है। These 2 CRPC sections are in turn loosely worded to allow such other tests which a registered medical practitioner thinks necessary। यहाँ पर जो 53 और 53A में जो डेफिनेशन दी गई है, तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो जो कहेंगे उस प्रकार की टेस्ट जो हैं वो आप कंडक्ट करवाएंगे या फिर करवाते हैं। तो यहाँ पर भी एक रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, और ये जो डेटा है वो कहता है कि बिग डेटा का इस्तेमाल करके कन्विक्शन रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बिग डेटा और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए फॉरेंसिक फैसिलिटीज़। पहले आपके पास कुछ आधार तो होना चाहिए। अब फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो 2019 में जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, उस सर्वे में 27% पुलिस वालों ने ये कहा है कि उनके पास फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। बाकी के लोगों का क्या है? बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनको फॉरेंसिक साइंस या फिर फॉरेंसिक लैब का एक्सेस नहीं है। तो कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है तो फॉरेंसिक लैब की इम्पोर्टेंस है। दूसरी एक चीज़ जो हमने मिस कर दी वो ये है
कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन, इसकी दोनों ब्रांचेस के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। एक पुलिस वाला लॉ एंड ऑर्डर भी संभाल रहा है, दूसरे दिन वो इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर कोई चीफ मिनिस्टर आ गया तो उनका बंदोबस्त करना है, कोई त्यौहार आ गया उसका बंदोबस्त करना है, क्रिमिनल्स को पकड़ना है। तो ये जो सारी ड्यूटीज़ जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू क्रिएट एक्सपर्ट्स इन इन्वेस्टिगेशन। आप फॉरेन की फिल्मों में देखिएगा, सिर्फ फिल्मों में नहीं, क्योंकि वहाँ की रियलिटी है इसलिए फिल्मों में हमें ये देखने को मिलता है। अगर कोई क्राइम होता है तो पहले पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेटर्स की टीम आती है, और वो भी पीपी किट पहन कर आते हैं ताकि उनका कोई भी बाल वहाँ पर ना गिर जाए, उनके कोई टिश्यूज़ वहाँ पर ना गिर जाए, और पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट करके, फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट करके जाते हैं, और फिर फॉरेंसिक साइंस वाले या फिर लैब वाले जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं इनको वर्क को डिवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ जब तक ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा तैयार नहीं होगा तब तक सिर्फ ये कुछ ऐसे बिल्स, और ये भी ऐसे खामियों वाले बिल्स जो हैं उससे कोई बड़ा डिफरेंस हमारे देश में नहीं आएगा। तो वी नीड मोर फॉरेंसिक लैब्स फॉर श्योर। लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए, या फिर एक पार्टीशन होना चाहिए। और इसके अलावा भी जो पुलिस रिफॉर्म्स है इसकी आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें करेंगे तब जाकर ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होगी। ये होलिस्टिक अप्रोच से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टेस्ट। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो थंबनेल है ये मेरे एक वीडियो का है। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टेस्ट के प्लस और माइनस के बारे में बात कर ली है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, इज़न्ट इट? आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू गाइस तो आप इस वीडियो को देखें ज़रूर, ताकि आपको ये CUET टेस्ट के बारे में पता चले कि ये एग्जैक्टली है क्या। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में सेंट्रलाइजिंग टेस्ट्स नाम का एक आर्टिकल है, तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो उस वीडियो में कवर नहीं की गई है, जो नई डिटेल्स हमारे सामने आई है। तो ऑफ कोर्स इस एग्ज़ाम का नाम तो मैंने कवर किया ही है, इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अगर आपको जो हमारे देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और उसके साथ जुड़ी हुई एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो इसी साल, इसी ईयर से 2022 एंड इट इज़ आई थिंक जुलाई 2022, जुलाई या फिर जून है, बट इसी साल से अभी बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही ये बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होगी, अप्रैल से इस CUET के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई में इसकी एग्ज़ामिनेशन होगी। और अगर इस एग्ज़ामिनेशन में 12th का जो रिज़ल्ट है आपका वो क्वालिफ़िकेशन के लिए है, कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको CUET देने के लिए आपको 12th पास करना ज़रूरी है। फिर CUET जो देंगे उसमें जो मार्क्स आएंगे, इसमें 3 सेक्शंस भी रखे गए हैं, वो सारी चीज़ें वो वीडियो में डिस्कस की है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये CUET के मार्क जो हैं उसी के आधार पर आपको 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। 12th में आपको 100% आए हैं तो भी वो किसी काम के नहीं है, एज फार एज ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेजेस की एग्जामिनेशन जो है ये CUET, इसमें आपको 100% मार्क आए 12th में, कोई काम के नहीं है। CUET के मार्क्स जो हैं वही फाइनल मेरिट के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आई होप सो फार थिंग्स आर क्लियर। अब ये कोई नई चीज़ भी नहीं है, हमारे देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्कोर्स जो हैं उसका इस्तेमाल करती हैं, और लंबे समय से चल रहा है। डजन जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है एडमिशन के लिए इस प्रकार की एग्ज़ाम का इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मोदी सरकार का जो एक ऑब्सेशन है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ये शुरुआत है, और सरकार ने ये CUET निकाल कर इसकी शुरुआत की। अगर ये सक्सेसफुल होगी तो फिर धीरे धीरे करके पूरे देश में इस प्रकार की एक एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। 1984 में एक कमेटी आई थी, और पे अटेंशन हियर, ये कमेटी का नाम याद रखना है, मधुरी RS शाह कमेटी। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी का मेन काम क्या था? लुकिंग इनटू द वर्किंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंडेड एंड नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन। इस कमेटी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कार्य को देखा, वर्किंग को देखा, और उसके आधार पर यह कहा कि एक नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो अगर CUET के साथ या फिर नेशनल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की बात जो है किस कमेटी ने रेकमेंड किया था,
तो ये नाम आएगा माधुरी आर शाह कमेटी, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रकार की कमिटीज़ वाले प्रश्न जो हैं वो आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, या फिर अगर आपको लेट्स से ऐसे पूछा जाए, या फिर आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस प्रकार की एग्ज़ाम होनी चाहिए लेट्स से, तो एविडेंस के तौर पर या फिर एक रेफरेंस के तौर पर आप कह सकते हैं कि 1984 में माधुरी आर शाह कमेटी ने भी ये रेकमेंड किया था कि नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन जो है वो हमारे देश में होनी चाहिए। अब यूजीसी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो रिजर्वेशंस हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, रिजर्वेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। बट वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि लेट्स से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें एडमिशन लेने के लिए एक गुजरात का भी स्टूडेंट आ सकता है, महाराष्ट्र का स्टूडेंट आ सकता है, केरला का स्टूडेंट, या फिर कोई भी अलग अलग राज्य का स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई करेगा। अब क्या हमारे सारे अलग अलग राज्यों के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इक्विवेलेंट है, क्या इक्वल है? द आंसर इज़ नो। तो यहाँ पर जो हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की बात करें इस एग्जामिनेशन के माध्यम से, तो हमें यह समझना चाहिए कि एजुकेशनल और रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर जो क्लास 12th के मार्क्स हैं उनको इसमें गिना ही नहीं जाता। तो मैंने वहाँ पर भी जो वीडियो है उसमें भी प्रश्न पूछा था कि लगभग 14 ईयर्स की जो पढ़ाई है वो आपको किसी काम की नहीं आएगी, एक एग्जामिनेशन जो है वो आपका भविष्य तय करेगी। तो ये चिंता का विषय है। फिर तमिलनाडु, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या फिर एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने भी इस एग्जामिनेशन को लेकर प्रश्न उठाए हैं। और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर इतनी कोई ख़ास कंपेयर टू दूसरे राज्य एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं है बिकॉज ऑफ जियोग्राफी, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो बहुत सारे इसमें फ्लॉज निकल सकते हैं। एग्जामिनेशन गलत नहीं है, आइडिया गलत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा और मैच्योर करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये भी रेकमेंड करूँगा कि कुछ पायलट स्टडीज़ हो जाए, कुछ ऐसी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाई जाए, फिर देखा जाए कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या फ्लॉज हैं। और जब हम सारे फ्लॉज और इश्यूज़ को हटा दें, रिमूव कर दें, उसके बाद अगर इसको लॉन्च करें तो थोड़ा ज़्यादा सही होगा। एंड वी ऑल्सो नो कि जैसे ही एग्जामिनेशन की अब डेट आएगी, फॉर्म्स फिलअप करना मीन्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने तो इसकी पढ़ाई करवाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, करंट अफेयर्स आता है, आपकी जो 12th की एग्जामिनेशन में जो आपने पढ़ाई की है, आपका जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ट्यूशन क्लासेस जो हैं, खास करके करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। यूजीसी का कहना ये है कि एग्जामिनेशन की डिज़ाइन इस प्रकार की होगी कि आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वी ऑल नो मीन्स यूपीएससी के लिए भी ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। शॉकिंग राइट, यूपीएससी के लिए भी ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी ऑल नो कि कितने सारे ट्यूशन क्लासेस जो हैं, कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो कितनी फल फूल रही है, कितने जगह पर, हर जगह पर ये चल रही है, राइट। फिजिकल क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस, एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का ये बिजनेस हो चुका है। तो हमारे देश में ये तो होता ही है कि आप कोई नई एग्ज़ाम निकालते हैं तो इसको लेकर एक कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री गलत है या फिर कोचिंग इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। ये हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है। अगर रियलिटी की बात करें, हमारे इंडियंस जो अब्रॉड रहते हैं, यूके, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देशों में, तो वहाँ पर भी उनके बच्चों का जन्म वहाँ पर हुआ है, लेकिन पेरेंट्स इंडिया के हैं, तो वो ट्यूशन क्लासेस तो ढूंढेंगे ही। वहाँ पर भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ट्यूशन्स का, लेकिन फिर भी बच्चों को ट्यूशन्स दिलवाएंगे। वहाँ पर इतनी अच्छी स्कूल्स हैं, उसके बावजूद भी ट्यूशन्स दिलवाएंगे। तो ट्यूशन इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये इसको पसंद है नहीं पसंद है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये हकीकत है। आप सोचिएगा इसके बारे में। तो यूजीसी भले ही कहे या फिर सरकार भले ही कहे कि ट्यूशन मीन्स कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आई एम श्योर कोचिंग जो है वो स्टार्ट हो ही जाएगा इसका। इनफैक्ट स्टार्ट कर भी दिया होगा कुछ इंस्टीट्यूशंस ने। मूविंग ऑन, ओल्ड एनिमी, टेलीग्राफ का ये आर्टिकल, इट्स अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। अब जो पुराना ट्यूबरक्लोसिस का सर्वे था वो 60 ईयर, फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस जो है सर्वे वो 60 ईयर पहले किया था हमने, और एक लेटेस्ट इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 आया है, और इसमें एक अलार्मिंग कंक्लूजन आया है कि हमारे देश में 1 लाख लोगों के बीच में 312 ट्यूबरक्लोसिस के
केसेस होते हैं। और 2015 में ये नंबर 320 था, उसके कंपैरिजन में ये नंबर थोड़ा कम हुआ है, राइट, बट स्टिल इट इज़ अबाउ 300, क्योंकि 2017 नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन जो था उसमें ये था कि 2020 तक हम इसको 170 कर देंगे आउट ऑफ 1 लाख, 2023 तक 90 और 2025 तक 65 इसको किया जाएगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग केसेस हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केसेस जो हैं 316 हैं, केरला में 115 हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में 170 हैं। और भारत सरकार ने टीबी एलिमिनेशन के लिए जो डेडलाइन रखी है वो है 2025। WHO ने डेडलाइन रखी है 2030। भारत में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस हैं और बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक दुनिया के जो 4 केसेस होते हैं उसमें से एक केस जो है वो हमारे देश भारत में होता है टीबी का। तो दुनिया का 25% टीबी का लोड हमारे देश में है, और हम कहते हैं कि 5 साल पहले हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, इट्स वेरी चैलेंजिंग। अब बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस हैं, जैसे कि फंड्स की शॉर्टेज है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही पुअर है। डायग्नोसिस, किसी को टीबी हो जाता है तो एक लंबे समय के बाद वो डायग्नोसिस करवाने के लिए जाता है। ट्रीटमेंट की शुरुआत जो है वो लेट होती है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से टीबी काफ़ी स्प्रेड हो जाता है। और 2017-18 का जो एक डेटा हमारे सामने आया तो पता चलता है कि एनुअल फंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं वो लोअर हैं, और इनफैक्ट एक्चुअल फंड्स तो इससे भी लोअर हैं। जो एस्टिमेटेड फंड है वो और एक्चुअल दिए जाते हैं वो भी काफ़ी कम है। 64% पेशेंट्स जो हैं वो 64% पेशेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, टीबी के सिम्टम्स को। 18% जैसे जो हैं वो सिम्टम्स को रियलाइज़ करने में फेल होते हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ ट्रीटमेंट में बढ़ते हैं, और 2% लोग ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी चैलेंजेस हैं। तो हमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की ज़रूरत है, और 18 राज्यों ने तो कमिटमेंट किया है कि टीबी को हटाने के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे, जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच होगा, ये सारी चीज़ें। जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच का मतलब ये है कि हमारे देश में महिलाओं के टीबी के केसेस जो हैं वो कंपेयर टू मेल जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, और न्यूट्रिशंस और लैक ऑफ मेडिकल एक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके मेन रीजंस हैं। तो फंड को इंक्रीज़ करना है, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है, और जो स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है टीबी के साथ उसको ख़त्म करना है। और टीबी जो है इसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन एक समय के बाद अगर आपने टीबी की दवाई ली, फिर बंद कर दिया कोर्स, फिर दवाई ली, ऐसी चीज़ें करेंगे तो टीबी जो है वो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी बन जाएगा एक बार। फिर बहुत तकलीफ़ होगी, और फिर इसको एलिमिनेट करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट या फिर नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अवेयरनेस इज़ द की, कि अगर बहुत खांसी आ रही है, ऐसा कुछ है, वीकनेस फील हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर्स भी कई बार सिर्फ खांसी मानकर दवाई देकर चले जाते हैं, मीन्स आपको छोड़ देते हैं, और आपको लगता है कि खांसी जा नहीं रही है, तो फिर आपको टीबी सेंटर को विज़िट करना चाहिए। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कोई लोग हैं तो उनके अंदर भी ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम जो है आज हमें पता चल गया, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पता चला तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको पता चला तो आप भी दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट नहीं कर सकती। इट्स लाइक कोरोना में हम सब ने घर में रहकर कोरोना के खिलाफ, भले ही हम हॉस्पिटल जाकर जाकर कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन घर में रहना भी एक कंट्रीब्यूशन था हमारा। तो वैसे ही अवेयरनेस स्प्रेड करना जो है वो एक कंट्रीब्यूशन होगा। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, बिम्स्टेक। आई डू अंडरस्टैंड कि बिम्स्टेक के बारे में पिछले 2 दिनों से हम बात कर रहे हैं, तो आज क्यों? आज कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं डियर फ्रेंड्स, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एंड दैट्स इट, वी आर डन। अब वे सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स आज हो चुकी है 30th, इज़न्ट इट? तो आप 28 और 29 मार्च ऑफ कोर्स, इन दोनों दिनों के जो ये वीडियोस हैं, ये वाला एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, तो इसमें बिम्स्टेक को बहुत ही थरोली कवर किया है। पहले दिन जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उनको दूसरे दिन हमने डिस्कस नहीं किए थे, दूसरे दिन ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट्स थे, और आज 3rd डे है, आज भी ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब बे ऑफ बंगाल रीजन जो है वो इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, और एक रिन्यूड फोकस जो है वो हमें बिम्स्टेक का देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो अब काफ़ी
हॉट टॉपिक हो चुका है। अब इसमें कुछ टेंजिबल प्रोग्रेस हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म, ये सारे क्षेत्रों में बिम्स्टेक के देश जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं। और क्यों काम कर सकते हैं? क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, जियोग्राफिकली एक दूसरे से नज़दीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे देशों के पास काफ़ी अच्छे हैं, और कल्चरल कनेक्शन और हिस्टोरिकल लिंकेजेस जो हैं वो ये सारे देशों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरी चीज़, बिम्स्टेक जो है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, जो बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इसमें रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करने की बात है। थर्ड चीज़, बिम्स्टेक सेक्रेटरिएट कोऑर्डिनेट्स, मैंने आपको कहा था कि आई थिंक पहले दिन हमने बात की थी कि बिम्स्टेक जो है उसकी सेक्रेटरिएट को प्रॉपरली मीन्स इसका कॉन्स्टिट्यूशन बने, इसके डॉक्यूमेंट्स बने, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्रॉपर हों और उनको फॉलो किया जा सके। और भारत ने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल किया है। सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, CBS, ये कहाँ पर है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए बिम्स्टेक के साथ जुड़ा हुआ तो ये याद रखिएगा, इट इज़ इन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। और याद रखने के लिए एवरीडे मैं क्या कहता हूँ, जो आपने एक लंबे समय से मेरी PPTs में और PDFs में देखा होगा कि नालंदा का मतलब मैंने आपको समझाया, राइट? ना आलमदा, यानी कि नॉट स्टॉपिंग द रिवर ऑफ नॉलेज। तो ये जो रिवर का जो नॉलेज का फ्लो है इसको आगे बढ़ने दीजिए। तो वैसे ही इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, CBS, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, कहाँ पर भारत ने स्थापित किया है? बिहार में। तो सेक्रेटरिएट जो है उसको भी फॉर्म किया जा सकता है। और जब सेक्रेटरिएट फॉर्म किया जाएगा तो व्हाट विल हैपन इज़ लाइक आप प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर पाएंगे। एक ऑफिस होगी जहाँ पर जाकर आपके ऑफिसर्स बैठेंगे, वहाँ पर सारा काम होगा बिम्स्टेक के साथ जुड़ा हुआ, और फिर इंडो पैसिफिक के साथ और ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके आगे बिम्स्टेक बढ़ सकता है। और पूरे रीजन का यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी एक्सेट्रा में फ़ायदा होगा। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डिफरेंस। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है सी टर्टल्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर प्रोवाइड कर दिया है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो हर रोज़ आंसर प्रोवाइड करते हैं, राइट, मुझे आप सबके नाम भी पता है, तो आप सब ने तो किया है, लेकिन बहुत सारे दूसरे से स्टूडेंट्स हैं तो वो मिसिंग है। तो कहाँ पर हो आप लोग? ये प्रश्न मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं पूछता हूँ जो हर रोज़ आंसर देते हैं, ये आपको भी मैं हर रोज़ पूछता हूँ। तो यू हैव टू गिव द आंसर एज वेल, राइट, मेक इट मोर इंटरेक्टिव। आज का प्रश्न है बहुत ही ईजी है। जिन्होंने लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, जो 28 और 29 का जो बिम्स्टेक डिस्कशन का पार्ट देखा है, तो उनको ये आंसर पता होगा। बिम्स्टेक की स्थापना किस साल में हुई थी? एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, डियर फ्रेंड्स। आई विल सी यू सून विथ सम मोर लेक्चर्स। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस आएगा और कुछ और टॉपिक्स कवर करूँगा। जो सीरीज़ की बात मैंने आपको बताई थी ना कि एक सीरीज़ के तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, पॉलिटी कैसे पढ़े, ये सारी चीज़ों के तो बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं, नो डाउट अबाउट इट, राइट। करंट अफेयर्स भी बहुत सारी चैनल्स प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ जो अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ कि ये तैयारी तो आपकी स्टडीज़ की तैयारी है, लेकिन इंटरनल आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, कि फोकस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फोकस क्या होता है, फोकस का इम्पोर्टेंस क्या है, फिर चैलेंजेस अगर आपके सामने आए तो आप उनको कैसे डील करें। तो ये सारी जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए तो 100% काम आएगी ये सारी चीज़ें, लेकिन एवरी सिंगल डे अगर आपका प्रोडक्टिव हो जाए, लेट्स से आपने 2 सालों का टारगेट रखा है, तो 2 सालों में मैं ये भी देखता हूँ कि मटेरियल तो हर किसी के पास है। आज आप 10-15 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, इतना नहीं भी खर्च करेंगे तो भी UPSC और GPSC या फिर RPSC जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनका मटेरियल ईजिली अवेलेबल है। प्रॉब्लम इज़ नॉट मटेरियल, प्रॉब्लम इज़ समवेयर इनसाइड, कि अंदर की चीज़ों को अगर सॉल्व करें, क्लैरिटी एक बार आ जाए और काम करने का तरीका अगर आपको एक बार पता चल जाए, तो आई बिलीव आप एग्जामिनेशन क्या, ज़िंदगी की कोई भी एग्जामिनेशन जो है उसको क्रैक कर लेंगे। चैलेंजेस आएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि चैलेंज बिना की हो जाएगी, आई एम नॉट गिविंग यू, सेलिंग यू ए फेक ड्रीम। चैलेंजेस तो होंगे ही, चैलेंजेस के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद भी आगे कैसे बढ़ते रहें, तो इस प्रकार की एक सीरीज़ जो है बना रहा हूँ और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो
भले ही 1-2 दिन चले जाए, 5-6 दिन चले जाए, डोंट वरी, लेकिन आई प्रॉमिस वो सीरीज़ में लेकर आने ही वाला हूँ। तो थोड़े 15-20 लेक्चर्स का मटेरियल मैं तैयार कर लूँ, उसके बाद धड़ाधड़ 1 by 1 वी विल स्टार्ट लॉन्चिंग इट। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज, माय प्रेयर्स आर विथ यू। जय हिंद।